बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास पेपर्स और होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। खासतौर पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 यानी चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस से आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ओके डियर, तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है दैट इज व्हाट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होती है, होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? इसका आंसर नीचे वाली लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक का बैकग्राउंड भी बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारे पास होम्योस्टैसिस के बारे में। सिंपली जानदारों के दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक उनकी बॉडी का अंदर वाला इन्वायरमेंट और एक उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और याद रखिएगा कि जो उनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे क्या रखा जाता है? मेंटेन रखा जाता है। बाहर जितनी मर्जी चेंजिंग आए, यानी मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट, बजाय इसके ना चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था कि दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं किसी भी जानदार के। ठीक है जी। एक तो उसका होता है अपना अंदर वाला एनवायरनमेंट जिसे आप बोलते हैं दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट, और इस एक उसके बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये दो तरह के इन्वायरमेंट किसी भी जानदार के होते हैं। ठीक है जी। और कोशिश ये की जाती है बाहर जितनी मर्जी चेंजिंग आए, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या रखा जाए? कंजर्व रखा जाए। इसको कंजर्व रखा जाए। एक्सटर्नल में चाहे जितनी मर्जी क्या है चेंजेस आए, इस अमल को कि जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। बेहतर यही होगा कि मैं कांस्टेंट ना कहूं बल्कि क्या कह दूं? कंजर्व, नैरो रेंज का जिक्र करो, नैरो रेंज। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 36.6 किसी बुक में, किसी में 5 है, डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। अब ये 36 तक चला जाए या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए तो ये इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता। कोशिश ये की जाती है इसी रेंज में रखा जाए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, चाहे बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो जाए, चाहे बाहर 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज में रखा जाता है, इंटरनल टेम्परेचर, डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो मर्जी हो। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कवर हो गया। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है जी। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज के व्हाट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन से क्या मुराद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर आपने लिया हुआ है नमक जिसे NaCl बोलते हैं, और आपने साथ में लिया हुआ है इसके अंदर वाटर जिसे H2O बोलते हैं। जो चीज कम मिकदार में होती है उसे सोल्यूट बोलते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये तो एक सोल्यूशन है। अब आप क्या करें? अब आप यूं करें कि इस बीकर के अंदर आपने रेड ब्लड सेल रख देना। ये रेड ब्लड सेल इस बीकर के अंदर रख देना। ठीक है जी। तब हो क्या रहा है? यहाँ पर दो तरह के सोल्यूशन है, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। एक सेल के बाहर यहां पर ये वाला, और एक सेल के अंदर। हम फर्ज कर लेते हैं कि सेल के अंदर 5 ग्राम नमक है NaCl, और सेल के बाहर ये जो नमक है ये भी कितना है? 5 ग्राम है। तो सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट में बाहर वाले इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, इसको आप बोलते हैं आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक कहते हैं स्ट्रेंथ को, सेम स्ट्रेंथ। क्या कहना चाह रहा है? सेम कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड, इनसाइड दिस आउटसाइड दिस, यानी इस सेल के अंदर और बाहर क्या है? सेम क्या है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन।
अब हम चलते हैं आगे, इंशाल्लाह एक एंड पर एग्जांपल है उससे भी आपको ये क्लियर करवाएंगे। तो अब हम चलते हैं हाइपोटोनिक की तरफ और हाइपरटोनिक की तरफ। आइसोटोनिक में सिंपली क्या है, सेल के अंदर और बाहर वाले इन्वायरमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो आइसोटोनिक के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट द हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ले, हाइपो का मतलब होता है लेस और टोनिक कहते हैं स्ट्रेंथ को, जैसे कि पहले आपको बताया, लेस स्ट्रेंथ। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन लो होगी, ठीक है। हाइपोटोनिक, आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट इज लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड। और यहां पर मैं एक बात नुक्कड़ में लिख रहा हूं, इसको आपने हमेशा याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। वाटर उस तरफ जाता है जहां पर साल्ट ज्यादा होता है, ये भूलना नहीं आपने। वाटर मूव्स वेयर साल्ट इज हाई, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एल रिलेटिवली लेस वाटर, यानी साल्ट हाई होता है, वाटर कम होता है। सिंपल 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 सिंपल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये बेटर रहेगा अगर हम यहां से समझें जरा। ये मेरे पास हाइपोटोनिक है, ठीक है, आइसोटोनिक भी है और हाइपरटोनिक सेल भी मौजूद है। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के सेल है, ये हाइपो है, ये आइसो है, ये हाइपर है। हाइपो में क्या है, मैंने कहा था 5 ग्राम नमक अंदर है और 5 ग्राम ही बाहर है, यानी सेम सोल्यूट आउटसाइड एंड इनसाइड, तो जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, इस सेल को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर अगर 5 ग्राम नमक है तो अंदर 10 ग्राम नमक है सेल के अंदर। बाहर वाले इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक की तारीफ ही है कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब मैंने कहा था पानी उधर जाता जहां साल्ट हाई है, साल्ट अंदर हाई है, तो बाहर से पानी क्या आएगा अंदर, इस केस में सेल फट भी सकता है, सेल बस्ट भी हो सकता है। अब हाइपरटोनिक, फर्स्ट कर लें 10 ग्राम नमक बाहर है, 5 ग्राम नमक अंदर है, तो पानी उधर जाता है जहां नमक ज्यादा होता है। तो तारीफ तो यही होगी ना, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जिसमें बाहर 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 की तरफ सेल के बाहर सोल्यूट ज्यादा हो। ओके, तो पानी उधर जाएगा, ये मैंने बताया था, जहां पर साल्ट ज्यादा होगा तो अंदर से पानी जाएगा बाहर, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। What are the adaptation of the xerophyte to minimize the water loss? ऐसे प्लांट जो सहरा में रहते हैं उनको xerophyte बोलते हैं। वर्ड बाय वर्ड मतलब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। xerophyte, जीरो मीन वेरी ड्राई, फाइट मीन प्लांट, ड्राई प्लांट, यानी ये प्लांट है, ये ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर जमीन में वाटर अवेलेबिलिटी लो है और ऐसे इलाके में है जहां रेन भी कम होती है, तो पानी की बड़ी जरूरत है, ऐसे प्लांट का पानी कंजर्व होना चाहिए। अब इस पानी को कंजर्व करने के लिए प्लांट ने कुछ इकदाम किए हैं, जैसे ये ट्रांसपायरेशन को लो कर देता है, इतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन ही नहीं करता, और ट्रांसपायरेशन को लो करने के लिए इसने क्या किया हुआ है, इसने अपने सुराख स्टोमेटा जिससे ट्रांसपायरेशन होती है वो रखे ही लीफ की लोअर सरफेस पे, ऊपर स्टोमेटा होते ही नहीं है। और फिर क्या किया हुआ है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग चढ़ाई हुई है, उस वैक्सी कवरिंग को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, ये रही। और लीफ का साइज भी छोटा किया हुआ है, जितना ज्यादा साइज होता है उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है जी। स्टोमेटा लोअर है। अच्छा, ये ज्यादा पानी की कमी हो तो अपने लीफ को गिरा देते हैं, चल मेरा पुत्र तू तो निकल, ठीक है, यही ट्रांसपायरेशन कर रहा था ना। और फिर जब लीफ गिर गए तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, कोई मसला ही नहीं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए अल्लाह पाक ने इनकी स्टेम को ही ग्रीन रखा हुआ है। यहाँ पर 2 प्लांट मैंने आपको शो किए हैं, इनको देखें, इनकी स्टेम ही ग्रीन है, ठीक है, ये इनकी स्टेम क्या है, ग्रीन। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, एलोवेरा, इसको कौन नहीं जानता। तो ये इनकी स्टेम इस काबिल होती है कि ये क्या कर सकती है, दैट कैन यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। एलोवेरा को कौन नहीं जानता, ठीक है, एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता।
खास तौर पे गर्ल्स, क्या ये फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चले, ये हमारे ज़ीरोफाइट्स की क्या थी, अडाप्टेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, Why leaves are called as excretophore? लीव्स को excretophore क्यों कहते हैं? पहली तो बात जान लें, लीव किसी प्लांट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये उनकी फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री है, खुराक बनाती है, लेकिन दे आर डेस्टिन्ड टू फॉल ऑफ। डेस्टिन्ड मतलब इनकी डेस्टिनी क्या है कि एक दिन ये इस पौधे से अलहदा होकर गिर जाएंगे। तो जब इन्होंने जाना ही जाना है तो पौधे की स्टेम क्या करती है, इसके अंदर वेस्ट को रखवा देती है। जैसे ये लीफ मौसम खिजा में गिरता है जमीन पर, तो अपने साथ वेस्ट भी लेकर चला जाता है, ठीक है। और आमतौर पर यही वो वेस्ट है जिसकी वजह से इनका कलर येलो होता है। दो वजह से येलो हो सकता है, एक है क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा ऑरेंज, डिफरेंट कलर के लीफ नजर आएंगे। वो क्या होता है कि पौधा अपने वेस्ट इनमें क्या करता है, सेव कर रख लेता है, ठीक है जी। कंटेन वेस्ट, रिमूव, वेस्ट भी रिमूव हो जाता है जब ये गिर जाते हैं। येलो कलर ड्यू टू वेस्ट है इस बार, सीजनली शायद फिजा में गिर जाते हैं। ऐड मिनरल टू द सॉइल, और जब ये गिरते हैं तो ये जमीन में क्या ऐड करते हैं, मिनरल्स ऐड करते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइजर हैं, ये क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, खाद के तौर पर इसे माली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोफोर बोलते हैं। तो ये हमारा एक और शॉर्ट क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कवर हो गया। तो क्वेश्चन है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं, अडाप्टेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। वो जो जानदार जो खुश्की पे रहते हैं उन्होंने क्या अडाप्टेशन की। पहले तो ये जानना है आपने कि खुश्की पे रहने वाले सबसे कामयाब जानदार में से आर्थ्रोपोड आते हैं शरात, हाईली अडॉप्टेड टू द लैंड। तो हम बात कर रहे थे कि जो जानदार रहते हैं लैंड के ऊपर, उनमें आर्थ्रोपोड हाईली अडॉप्टेड है। ये कैंगरू रैट हमारे पास, असल में कैंगरू रैट आप गूगल कर सकते हैं, ये चूहे की तरह होता है लेकिन इसके पांव अगले कैंगरू की तरह होते हैं, ठीक है। तो कैंगरू रैट, इसको दो जानदारों की मुशाबत की वजह से नाम लिया जाता है। डेजर्ट में रहता है, कभी पानी नहीं पीता, सीड जो खाता है उसी से जो मेटाबॉलिज्म के जरिए पानी प्रोड्यूस होता है उसको यूज करता है। मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है, देखें, सीड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं C6H12O6, रेस्पिरेशन जब ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ये वाटर ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा जो जानदार हैं उनके पास एक ऑर्गन है किडनी, किडनी में ये क्या करते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन से मुराद है कि ऐसा यूरिन होगा जिस यूरिन के अंदर साल्ट ज्यादा होंगे, वाटर लो होगा, ठीक है जी। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस। तो ये जो जानदार हैं दे हैव एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। ये जो स्टेट है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसे बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी एबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है जी डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की, जैसे व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है, थर्मो। भाई किसी भी बॉडी के अंदर अगर साल्ट और वाटर मेंटेन हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और अगर किसी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। आसान है, ओके। यूरेटर और यूरेथ्रा में फर्क करें, क्या फर्क है। इसके लिए आपको किडनी का स्ट्रक्चर पता होना लाजमी है, जो कि मैं इधर रेड कलर से ड्रा करने वाला हूँ, जरा देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या है, लेट्स सपोज किडनी है, ठीक है। इस किडनी से दो किडनी होती हैं, हर किडनी से एक एक पाइप निकलता है, टोटल 2 पाइप निकलते हैं और ये एक स्ट्रक्चर में चला जाता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये है यूरेटर, ठीक है। अब ये पाइप है, यूरिन लीव द किडनी, किडनी से जो यूरिन निकलता है वो इसी डक्ट के जरिए निकलता है जिसे यूरेटर बोलते हैं। ये दो होती हैं, दो किडनी दो ये पाइप। अब यूरिथ्रा क्या है, यूरिन यूरेटर से आता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यहां से बाहर निकलता है, जब बॉडी से बाहर निकल जाता है तो वो यूरिथ्रा के जरिए निकलता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिथ्रा से, फिर बॉडी से बाहर। यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू द यूरिथ्रा, और ये एक ही होता है।
ओके डियर स्टूडेंट, अब एक इसी का ही पार्ट है कि यूरिया और यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बताएं। तो ये स्ट्रक्चर है दोनों का, ये ड्रा करना आपने सीख लेना। आमतौर पर आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर यूं भी होता है, NH2 और इधर भी NH2, ठीक है। किसी बुक्स में आपको ये ऐसे मिलेगा, NH2 2 टाइम्स CO, ठीक है। और ये हमारे पास यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसी के साथ हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।